Hello friends, welcome to our new video. Today we are discussing about सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र के बारे में हमारी आज की क्लास रहेगी। आज की जो क्लास रहेगी मेरे फ्रेंड, हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में परिसंचरण तंत्र को समझने वाले हैं। परिसंचरण तंत्र में हम हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन होते हैं, चाहे वो वेंस हो चाहे आर्टरी हो, पूरी डिटेल में आज की क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और साथ में ब्लड और ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ब्लड में प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में समझने वाले हैं, आरएच फैक्टर होने वाला है और ब्लड प्रेशर और साथ साथ में परिसंचरण तंत्र के विकार, बहुत सारी चीज़ें हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, ताकि पूरी डिटेल जो है आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम समझते हैं। सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर डेफिनेशन को कहें तो परिसंचरण तंत्र होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि मानव का जो परिसंचरण तंत्र है, जैसे एक और नाम से बोला जाता है, जिसे हृदय तंत्र के रूप में भी कहा जाता है। क्या नाम से बोला जाता है? हृदय तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, हृदय होता है, रक्त का एक जटिल नेटवर्क होता है। तीन चीजें होती बोले, रक्त की वाहिकाएं जिसे हम क्या कहते हैं भाई, ब्लड वेसल्स कहते हैं, है ना। ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट होता है और ब्लड होता है, तीनों का एक जटिल नेटवर्क होता है बोले, है ना। और जो संपूर्ण शरीर में क्या क्या करता है, तो ऑक्सीजन, दूसरी चीज है पोषक तत्व, तीसरा है हार्मोन और चौथा है अवशिष्ट उत्पादों को पहुंचाने के लिए ये सब साथ मिलकर काम करते हैं। कौन कौन सी चीजें को पहुंचाते भाई? पहला तो ऑक्सीजन है, पोषक तत्व है, हार्मोन है, अवशिष्ट उत्पाद को पहुंचाने के लिए सब साथ में मिलकर काम करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखिए, किसी भी सिस्टम में, किसी भी तंत्र में अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन है वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाके क्या बनता है, एक तंत्र बनता है या सिस्टम बनता है। तो इसमें ब्लड वेसल्स है, हार्ट है और ब्लड है, इन सभी का एक ये क्या होता है, जटिल नेटवर्क होता है। देखिए भाई आगे है कि यह होम्योस्टेटिस को बनाए रखने और साथ साथ में कोशिकाओं और ऊतकों तक आवश्यक पदार्थ पहुंचाने में महत्वपूर्ण हो। देखिए, हर एक कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ या ऊतकों तक या टिश्यू तक जो है वो आवश्यक पदार्थ पहुंचे, इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिसंचरण तंत्र दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आर डिवाइडेड कैन अप टू, देखिए भाई थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको बता देते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, द सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहले वो होता है बोले प्रणालीगत परिसंचरण और दूसरा होता है फुसफुसी परिसंचरण। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास रहेगी भाई। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ जो है वो पूरी डाउनलोड कर सकते हैं भाई, है ना। तो जितने भी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इनके जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उनको हम आगे की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो परिसंचरण दो मुख्य भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है कौन सा, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलिए आगे समझते हैं भाई। देखिए, जितने भी ऑर्गन होते हैं हमारे पास, जैसे कि लंग्स हो गया, है ना, लंग्स जो होते हैं, और दूसरा क्या होता है, हार्ट होता है। तो लंग्स और हार्ट और साथ साथ में पूरे बॉडी में वेन्स और आर्टरी के द्वारा हमारे द्वारा क्या होता है, रक्त जो है पूरे शरीर में पोषक तत्व, हार्मोन और जितनी भी अवशिष्ट उत्पाद हैं उनको लाने और ले जाने का काम करता है। तो ये परिसंचरण तंत्र कहलाता है। देखिए, परिसंचरण तंत्र में हम सबसे मेन ऑर्गन जो होता है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें किस किस प्रकार से काम करती हैं, इनमें वॉल्व कितने होते हैं, आर्टरी कौन सी होती है ना, वेना का हुआ कहाँ पर होती है, तो पूरी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे समझते हैं हम प्रणालीगत परिसंचरण। सबसे पहले हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में समझ लेते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रणालीगत परिसंचरण बोलते हैं। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। जो प्रणालीगत परिसंचरण तंत्र, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भाई, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो हम बोलेंगे कि प्रणालीगत परिसंचरण तंत्र में होता है। ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है और हार्मोन और अन्य सिग्नलिंग अणुओं का परिवहन करता है और रक्तचाप और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। भैया बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है इसके, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो काम क्या है, तो बोले ये ऊतकों तक, ऊतक क्या होते हैं भाई, टिश्यू जो होते हैं, सेल्स का ग्रुप होता है ना, बहुत सारी सेल्स जब आपस में कंबाइन हो जाती है तब टिश्यू बनता है।
तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। साथ साथ में टिश्यू में जब ऊर्जा बन जाती है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बोले CO2 बाहर निकलती है, तो CO2 और जो अवशिष्ट उत्पाद है उनको हटाने का काम भी करता है। और साथ साथ में हार्मोन और सिग्नलिंग अणुओं का परिवहन करता है। हार्मोन और जो दूसरे अणु होते हैं, बोले सिग्नलिंग अणु होते हैं, जिनसे हमारे पास संकेत मिलते हैं, उनको उनका रेगुलेशन करता है, उनका परिवहन करता है। और साथ साथ में जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप और रक्त प्रवाह को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये होगा इसके क्या कार्य, प्रणालीगत परिसंचरण तंत्र के कार्य हो गए। चलिए आगे समझ लेते हैं थोड़ी सी चीजें और। अब हम ऑर्गन के बारे में समझते हैं कि ऑर्गन कौन कौन से होते हैं भाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, है ना। हार्ट जो है ये मेन जो हमारे पास सर्कुलेशन ऑर्गन माना जाता है। ये शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करने के लिए उत्तरदायी पेशी अंग होता है। द मस्कुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। इसी प्रकार से होती है धमनियां, जिसे हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरी क्या होती है भाई, रक्त वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के दूसरे ऊतकों या अंगों तक लेके जाती है। जो O2 वाला जो ब्लड होता है, जिसमें O2 मिला होता है, उसको पूरे शरीर में ये क्या करती है भाई, डिवाइड करती है, पहुंचाने का काम करते हैं भाई। इसी प्रकार से जो धमनियां होती हैं, आर्टरियोल्स जो होती हैं, आर्टरी अलग है, आर्टरियोल्स है जिसे हम धमनिका कहते हैं। धमनियों की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। जैसे ये धमनियां है तो हम बोल सकते हैं कि ये मेन शाखा है, इससे निकली निकली क्या होती है, कुछ छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, आर्टरियोल्स कहते हैं। ये आर्टरियोल जो होती है छोटी शाखाएं होती है, जो विशिष्ट क्षेत्रों में रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम करती है ना। इसी प्रकार से होती हैं कुछ कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज जिसे हम क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। ये केशिकाएं क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। छोटी पतली भित्ति वाली वाहिकाएं जो रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों और पोषक तत्वों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। क्या बोलती हैं कैपिलरीज, ये टिनी होती है, बोले थोड़ी छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती है, पतली होती हैं, वेसल्स पतली भित्ति वाली वाहिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, बोले एक्सचेंज ऑफ गैसों का विनिमय करती हैं, है ना। शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों और पोषक तत्वों का, हम बोले कि न्यूट्रिएंट्स का और गैसों का विनिमय करने के लिए ये क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार से नसें होती हैं, वेंस जिनको बोला जाता है। रक्त वाहिकाएं जो ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन जो होता भैया नहीं होता, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक वापस ले जाने का काम करती है। ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, है ना। जितनी भी नसें होती हैं, वेंस होती हैं, ये जिनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता, इनको कहां तक लेके जाती है, हार्ट तक लेके जाती है, बोले। चलिए आगे समझते हैं जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है हमारे पास। अभी तो हमने पढ़ा कौन सा वाला, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में सबसे पहला आता है हमारे पास फेफड़े, लंग्स जो होते हैं। ऑक्सीजनेटेड द ब्लड बाय एक्सचेंजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन इन द लंग्स, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। होता क्या है, बोले कि फेफड़ों में जो ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करके रक्त को ऑक्सीजनीकृत, ऑक्सीजन मतलब रक्त में मिलाना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करना। ब्लड में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आउट करेगा, बोले। और क्या करेगा, उसमें O2 को इन करेगा। O2 को इन करता है और CO2 को क्या करता है, बोले आउट करता है। कौन, फेफड़े जो होते हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे होता है, इसी में हार्ट जो होता है, हार्ट दोनों में शामिल होता है भाई। शरीर से ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करके उसे फेफड़ों तक पंप करके फुसफुसी परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण। देखिए हार्ट में हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाना है। लेकिन जब ऑक्सीजन रहित रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं, वो हार्ट के पास अगर आता है तो इसको हार्ट कहाँ पहुंचाता भाई, लंग्स के पास पहुंचाता है ना, तो लंग्स के पास पहुंचाता है। इसी प्रकार से फुसफुसी धमनियां, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं भाई, अभी थोड़ी देर में समझने वाले। देखिए ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है हमारे पास, राइट पल्मोनरी वेंस है, ये जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है आपको। इसी प्रकार से राइट एट्रियम है ना, राइट वेंट्रिकल है। और हमारे पास ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो है यहाँ से आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। और ये है लेफ्ट पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट पल्मोनरी वेंस है ना, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी चीजें समझ रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, फुसफुसी धमनी जो होती है, फेफड़ों से
हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त लेके जाती है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है भाई, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका काम क्या होता है बोले तो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाने का काम करती है। इसी प्रकार से फुसफुसी जो कोशिकाएं होती है जिसे पल्मोनरी कैपिलरीज कहा जाता है। पल्मोनरी कैपिलरीज का क्या काम होता है कि फेफड़ों में पतली भित्ति वाली वाहिकाएं जहां ऑक्सीजन अवशोषण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है। O2 का क्या किया जाता है भाई, अवशोषण किया जाता है बोले, O2 का अवशोषण, और साथ साथ में जो CO2 होता है उसका उत्सर्जन करते हैं बोले। CO2 का उत्सर्जन किया जाता है और O2 का अवशोषण किया जाता है। किसके द्वारा? पल्मोनरी कैपिलरीज के द्वारा ये किया जाता है। देखिए हार्ट के बारे में हम भैया समझने वाले हैं। हार्ट जो है ये मेन जो हमारे पास है मेन ऑर्गन है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो हार्ट के बारे में हम थोड़ी सी समझ लेते हैं भाई। हार्ट का सबसे पहले आपको डायग्राम बता देते हैं कि हार्ट में होती कौन कौन सी चीज। ये ऊपर आपको दिख रहा है भाई एओर्टा जिसको बोलते हैं भाई, है ना। चलिए क्या है, एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है और ये राइट एट्रियम। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। देखिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हम आपको बता देंगे कि ये होता क्या है भैया, है ना। दो कक्षीय होता है या चार कक्षीय होता है, दूसरे जीवों में कौन सा होता है, सभी के बारे में पूरी डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई दो कक्षीय हृदय के बारे में। जो हार्ट होते हैं इनमें चैम्बर पाए जाते हैं बोले। किस प्रकार के चैम्बर होते हैं तो उनको थोड़ा समझ लेते हैं। दो कक्षीय हृदय जिसमें दो चैम्बर होते हैं, जैसे कि मछली का हृदय। मछली का हृदय में कितने चैम्बर होते हैं भाई, दो कक्षीय मतलब दो चैम्बर वाला हार्ट होता है जिसमें एक आलिंद होता है बोले। क्या होता है बोले, टू चैम्बर होते हैं और सिंगल एट्रियम और सिंगल वेंट्रिकल पाया जाता है। एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है बोले। आलिंद को हम क्या बोलते हैं भाई, एट्रियम बोलते हैं, और निलय को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है, दो कक्षीय होता है। आलिंद जो होता है बोले, एट्रियम जो होता है शरीर और गलफड़ों से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है, और निलय ऑक्सीजन के लिए रक्त को गलफड़ों, जो उनके पास गलफड़े होते हैं, है ना, गलफड़ों में और फिर शरीर के शेष हिस्सों में पंप करने का काम करता है ना। तो ये होता है किसका, मछली का हृदय। अब जो चार कक्षी वाला हृदय होता है, चार कक्षी हृदय की तुलना में ये जो दो कक्षी वाला हृदय होता है ये कम कुशल होते हैं। मतलब उतना ज्यादा क्या होता है भैया, ये इफिशियंट नहीं होता है जो फोर चैम्बर वाला हार्ट जितना ज्यादा होता है। तो टू चैम्बर वाला वाल कम इफिशियंट होता है, कम दक्ष होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस प्रकार हृदय जो है अधिकांश मछलियों की कम उपपचय आवश्यकताओं के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। देखिए जो मछलियां होती हैं बोले टू चैम्बर हार्ट वाली जो एनाटॉमी है उसको, इसमें एक एट्रियम है और क्या है, एक वेंट्रिकल है। एक हमारे पास क्या है भाई, आलिंद है, और एक क्या है, निलय है। आलिंद को हम क्या बोलते हैं भाई, एट्रियम कहते हैं, है ना। आलिंद हमारे पास कहाँ, एट्रियम, इसको हम क्या कहेंगे, आलिंद कहेंगे, है ना। एक आलिंद है और एक क्या है, निलय है बोले, एक निलय है ना। इसी प्रकार से एक वेन है इसमें और एक क्या है, एओर्टा है, एक धमनी है और एक शिरा होती है बोले। तो इस प्रकार से इसमें क्या केवल दो चैम्बर पाए जाते हैं बोले। दो चैम्बर वाला हार्ट किसका होता है बोले, फिश का होता है ना। इसी में गिल कैपिलरीज होता है। ये यहाँ पर देखिए इसका हार्ट जो है वो यहाँ पर ये स्थिति में होता है, यहाँ पर कुछ, है ना। इसे ब्लू बेंस है, इसी प्रकार से बॉडी कैपिलरीज होती है हमारे पास, है ना। चलिए जो चार चैम्बर, अच्छा तीन कक्ष वाला भी होता है, जैसे ये मेंढक और टोड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। मेंढक में कितने चैम्बर का हृदय पाया जाता है भाई, तो हम बोलेंगे कि मेंढक और टोड्स, इन दोनों में हम अंतर भी आपको बता देंगे कि मेंढक और टोड्स में क्या अंतर। देखिए भाई ये फ्रॉग है और ये टोड है, इसको हम मेंढक कहते हैं, फ्रॉग को इसको टोड्स कहते हैं। अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं। दोनों जो क्या होते हैं ये उभयचर होते हैं। उभयचर क्या मतलब, एम्फीबियंस होते हैं, मतलब जो जल में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। इनका हृदय जो होता है वो तीन कक्षीय होता है, जिसमें दो आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। बहुत ही जरूरी चीज है भाई। क्या आजकल क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से बनते हैं, भैया जो मेंढक का बोले हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो आप बताएंगे तीन चैम्बर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये जरूर पूछ लेगा आप, है ना। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि टू एट्रियम होते हैं बोले और वन वेंट्रिकल होता है, एक निलय होता है और दो आलिंद होते हैं। एक आलिंद फेफड़ों से, आलिंद का काम ही है भैया फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, जबकि दूसरा आलिंद जो होता है शरीर से ऑक्सीजन रहित प्राप्त करता है, और एक निलय आंशिक रूप से ऑक्सीजन युक्त
ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग करता है जिससे कुछ मिश्रण की अनुमति मिल सके। इस प्रकार हृदय जो है तो होता है वो दो कक्षीय हृदय की तुलना में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को बेहतर ढंग से अलग करने की अनुमति देता है। लेकिन यह चार कक्षीय हृदय की तुलना में जितना भैया जो 4 चैम्बर वाला हार्ट होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, 3 वाला उससे कम अच्छा होगा, फिर 2 वाला उससे कम होगा। तो सबसे अच्छा जो हार्ट होता है बोले वो 4 चैम्बर वाला होता है, जैसे कि मनुष्यों में होता है। तो इसमें ऑक्सीजन को फिल्टरिंग करने में क्या होती है, बड़ी आसानी होती है। बोले देखिए 3 हृदय वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए फ्रॉग जो होता है वो इस प्रकार से बोलते हैं, मेंढक कहते हैं, और टोट्स जो होते हैं वो इस प्रकार से। और टोट्स की जो चमड़ी होती है देखिए भाई, इनकी स्मूथ स्किन होती है भाई फ्रॉग की, है ना। और इनकी इनकी स्किन कैसी होती है भाई, थोड़ी सी रफ स्किन होती है ना, बम्पी स्किन बोला जाता है। इसी प्रकार से पॉइंटी नोज होती है, इनकी जो नाक होती है वो पॉइंट के जैसे होती है, जबकि इनकी स्क्वेटी नोज होती है, स्क्वेटी शेप में होती है इनकी स्किन, है ना। ब्रॉड नोज होती है। इसी प्रकार से इनका कलर जो होता है वो थोड़ा सा डल कलर होता है, जबकि इनका कलर कैसे होता है, ब्राइट कलर होता है, थोड़ा सा लाइट कलर होता है किसका, फ्रॉग का, है ना। होप मूवमेंट पाई जाती है, इसमें क्रॉल मूवमेंट पाई जाती है। तो दोनों में अंतर आप आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों में कितना, तो बोले 3 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है ना। ये इसी प्रकार यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एट्रियम है, एक एट्रियम होता है ये, है ना। एक ये एट्रियम है और एक ये, और वेंट्रिकल कितने हैं भाई, दो, एक ही है। नीला जो है ये वाला जो भाग है हमारे पास ये नीला है, और ये वाला भाग जो क्या कहलाते हैं, ये आलिंद कहलाते हैं। तो 2 आलिंद है और एक इनमें क्या होता है, नीला होता है। चलिए थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं भाई मानव हृदय के बारे में, क्योंकि हमें अपना हार्ट सिस्टम समझना भाई, दूसरे का तो हम समझते ही रहते हैं। हृदय जो है एक मुट्ठी के आकार का अंग होता है जो संपूर्ण मानव शरीर के रक्त को क्या करता है भाई, पंप करता है। ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है भाई, तो हम बोलेंगे कि हार्ट करता है। जो हार्ट के भाग होते हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाई पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम किसको बोलते हैं भाई, हम बोलेंगे कि बायां आलिंद। बायां आलिंद इधर है तो दायां वाला किधर होगा भाई, राइट एट्रियम इधर होगा। ये बायां आलिंद है, ये दायां आलिंद है। इसी प्रकार से नीला क्या है, ये हमारे पास बायां नीला है, और ये क्या है भाई, दायां नीला है, ये वाला, है ना। दायां नीला ये है और बायां नीला ये है। बायां सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट मतलब बायां आलिंद, और ये क्या है, दायां आलिंद है। इसी प्रकार से एओर्टा होती है हमारे पास, जो मुख्य महाधमनी है ना, पल्मोनरी वेन है हमारे पास। इसी प्रकार इंफीरियर वेना कावर है, ये देखिए इंफीरियर वेना कावर, यहाँ से जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर जाता है, और यहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो बाहर आता है, इसीलिए इसमें इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है ना। सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावर से इन होता है ना। और पल्मोनरी वेन जो होता है इनसे भी क्या होता है, ब्लड जो होता है वो इन होता है। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिंद। बायां आलिंद कहाँ पर है भाई, लेफ्ट एट्रियम, ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बायां आलिंद के बारे में थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। बायां आलिंद जो होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है वह रक्त प्राप्त करता है और इसे बाएं नीले में पंप करता है, बाएं नीले में पहुंचा देता है, फिर इसे शरीर के शेष हिस्सों में भेज देता है। इसी प्रकार से जो दायां आलिंद होता है, राइट एट्रियम होता है, दायां आलिंद शरीर से ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है भाई, ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और इसे दाएं नीले में पंप करता है, जो फिर इसे ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों के पास पहुंचा देता है भाई। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो कहाँ जाएगा भाई, वो वाला ब्लड जो है वो फिर किसके पास जाएगा, तो फेफड़ों के पास जाएगा बोल, है ना। चलिए इसी प्रकार से लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में समझ लेते हैं। बायां जो नीला होता है, बायां नीला बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, जिसमें ऑक्सीजन है उस रक्त को प्राप्त करता है। बोले बायां नीला बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और इसे शरीर के शेष ऊतकों और अंगों में ऑक्सीजन वितरित करने के लिए महाधमनी, जो महाधमनी होती है महाधमनी में पंप करता है। बोले देखिए भाई, जिसमें ऑक्सीजन वितरित करने के लिए ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए, अलग अलग टिश्यू तक पहुंचाने के लिए क्या करती है भाई, एओर्टा के माध्यम से। जो महाधमनी होती है उसका नाम क्या होता है भाई, एओर्टा होता है। महाधमनी के पास पहुंचाता है और फिर महाधमनी जो है वो शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों, देखिए ये वाली एओर्टा भाई, इससे क्या होता है भाई, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है, ये रेड कलर में जो निकल रहा है भाई, ये क्या है, ऑक्सीजन वाला जो है वो ब्लड है। तो जिसको हम शुद्ध रक्त भी बोल सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं। तो शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों पर, विभिन्न ऑर्गन तक, विभिन्न टिश्यू तक जो होता है वो आसानी से पहुंच जाता है ना। चलिए तो जो बायां नीला जो होता है ना, दायां नीला, बायां नीला से पहुंचता है, दायां नीला दाएं आलिंद से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और इसे फुसफुसी धमनी में पंप करके ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक लेके जाता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है,
पल्मोनरी आर्टरी, जिसको क्या बोलते हैं, फुसफुसी धमनी में क्या करता है, रक्त को पंप करके ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन लेके आओ बोलते हैं, उसको फेफड़ों तक जाने के लिए पहुंचा दिया जाता है भाई। चलिए, ये थोड़ी सी सिस्टम तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वॉल्व्स के बारे में। देखिए, ये यहाँ पर जो लगे होते हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक वॉल्व ये है, एक वॉल्व ये है। जब ब्लड यहाँ से आ रहा है भाई, ये जो आप कर्सर देख पा रहे हैं मेरा, जब ब्लड यहाँ से आ रहा है तो ये वाला जो भाग दिया हुआ है ना ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्व कहते हैं। तो एक वॉल्व ये है, दूसरा वॉल्व ये है, तीसरा वॉल्व ये है, चौथा वॉल्व ये है। तो अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं भाई, वॉल्व पाए जाते हैं। बोले इन्हीं वॉल्व के बारे में हम समझ रहे हैं। वॉल्व करते हैं क्या, बोले हृदय में वॉल्व प्रति प्रवाह को रोकने और हृदय कक्षों के माध्यम से रक्त के दिशात्मक प्रवाह को बनाए रखने के लिए खुलने और बंद होने के एक तरफा रक्त को सुनिश्चित करते हैं। इनमें होता क्या, बोले एक तरफा रक्त कैसे होता है भाई, कि अगर ब्लड यहां से आ रहा है, नीचे की तरफ अगर आ रहा है, तो ये वॉल्व जो है हमेशा इस तरफ ही खुलेगा ताकि ब्लड को नीचे पहुंचाया जा सके। ऐसे विपरीत में नहीं जाता कि ब्लड जो है रिवर्स फ्लो में भैया ऊपर चले जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्या करता है, हमेशा एक दिशा में ही खुलता है, एक दिशा में ही खुलेगा, है ना। और रिवर्स में ये काम नहीं करते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रतिवाह को रोकने के लिए और हृदय में कक्षों के माध्यम से रक्त के दिशात्मक प्रवाह को बनाए रखने के लिए, खुलने और बंद होने के लिए एक तरफा जो है वो प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। वाल्व जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। दो एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और दो होते हैं भैया सेमी लूनर वॉल्व, एसएल जिसको बोला जाता है, सेमी लूनर वॉल्व और एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व, है ना। चार प्रकार के हम क्या पढ़ेंगे वॉल्व के बारे में समझने वाले। एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होता है, एबी वॉल्व जिसे बोला जाता है भाई, और इसे एसएल वॉल्व कहा जाता है। दोनों को थोड़े से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं, वॉल्व निलय से आलिंद में रक्त के प्रवाह को रोकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक दिल की धड़कन के दौरान रक्त आलिंद से निलय में प्रवाहित हो जाए। भैया थोड़ी सी समझने वाली चीज है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ जाए। ये जो वाल्व होते हैं, बोले निलय से आलिंद में, जो निलय होता है नीचे भैया, उससे आलिंद में रक्त के प्रवाह को रोकते हैं, जिससे होता क्या है, बोले कि प्रत्येक दिल की धड़कन के दौरान रक्त आलिंद से निलय में प्रवाहित हो जाता है। बोले कहां से, आलिंद से कहाँ चले जाता है, बोले वेंट्रिकल में चले जाता है। एट्रियम से कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। जो सेमिलुनर वॉल्व होते हैं, इनका क्या काम होता है भाई, तो ये महाधमनी और फुसफुसी धमनी, महाधमनी और महाशिरा जिसको बोला जाता है, इससे निलय में, है ना, जो वेंट्रिकल होते हैं, बोले निलय में रक्त के प्रवाह को रोकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि रक्त हृदय से संबंधित धमनियों में प्रवाहित हो सके। तो ये थोड़े से इनके काम है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, इनकी संरचना को और ये थ्योरी लाइन पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे अभी समझते हैं एओर्टा और सेप्टम के बारे में। महाधमनी क्या होती है भाई, महाधमनी, एओर्टा। महाधमनी क्या होती है, महाधमनी मुख्य धमनी होती है जो हृदय के बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी ऊतकों और अंगों तक लेके जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या बोल रहे हैं भाई, महाधमनी जो होती है ये मुख्य धमनी होती है, जो O2 वाला ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। किसने मिला है भाई, तो हम बोलेंगे कि ये फेफड़ों ने मिला है। तो फेफड़ों ने जब ऑक्सीजन मिला दिया है, वो हार्ट के पास आता है। तो महाधमनी जो होती है, ये महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाने का काम करती है। इसी प्रकार से सेप्टम समझ लेते हैं। हृदय में सेप्टम एक पीशीय भित्ति होती है, बोले जिसमें क्या होती है, बोले सिंगल क्या होती है, मस्कुलर वॉल होती है, जो हृदय के बाएं और दाएं भाग को अलग अलग करती है, बाएं और दाएं भाग को अलग करती है, और ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को रोकती है। जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, दोनों को मिश्रण से रोकने का काम कौन करता है भैया, सेप्टम करता है। नहीं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, मिक्स हो जाएंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा भाई कौन सा ऑक्सीजन वाला है, कौन सा ऑक्सीजन वाला नहीं है। तो सेप्टम क्या करता है भाई, दोनों को रोकने का काम करता है ना। चलिए थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं हम। फुसफुसी शिरा, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, पल्मोनरी वेंस बोलते हैं। फुसफुसी शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिंद तक लेके जाती है, जहां से इसे शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए प्रणालीगत परिसंचरण में पंप किया जाता है। मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, बोले ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिंद तक लेके जाती है, और फिर ये क्या करता है, शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए प्रणालीगत परिसंचरण तंत्र में इसको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से जो फुसफुसी धमनी है,
फुसफुसी धमनी हृदय के बाएं निलय से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक लेके जाती है, जहां हृदय से लौटने से पहले यह ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। चलिए, अब सुपीरियर वेना कावा के बारे में भैया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सुपीरियर वेना कावा क्या होती है? सुपीरियर वेना कावा शरीर के ऊपरी भाग से ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऐसे रक्त को हृदय के दाहिने आलिंद में वापस लाने का काम करते भैया। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो कहाँ जाएगा भैया? दाहिने आलिंद में वापस लेके जाएगा। और अपर वेना कावर क्या करती है भैया? अपर वेना कावर जो है निचले भाग से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय के जो दाहिने आलिंद में है ना, जो राइट साइड का जो एट्रियम होता है हार्ट में, उसके पास वापस लाने के लिए ये उत्तरदायी होती है। देखिए हमारे पास ये अलग अलग प्रकार के भाग हैं। इसमें आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके, ये यहाँ पर इनका पूरा डिटेल दिया हुआ, अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो वहाँ से समझ लेते हैं। हृदय में जो रक्त संचार होता है सबसे पहले कहाँ से कहाँ होता है समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है हार्ट, जो होता हार्ट में आता है सबसे पहले कौन सा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जिसमें ऑक्सीजन रहित, इसमें ऑक्सीजन नहीं भैया, दाएं नीले में आया। फिर फुसफुसी धमनी में जाएगा ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है अभी। फिर कहाँ जाएगा? ये जो फुसफुसी धमनी है ये फेफड़ों के पास पहुंचा देगी और रक्त को ऑक्सीजन युक्त कर देती है। फेफड़े जो हैं इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है भाई। फिर उसके बाद आता है फुसफुसी शिरा के पास, है ना, पल्मोनरी वेन के पास ऑक्सीजन वाला आता है। और उसके बाद बायां आलिंद में ऑक्सीजन युक्त जाता है, फिर बाएं नीले में जाता है ऑक्सीजन युक्त, फिर महाधमनी में जाता है। और महाधमनी क्या करती है भैया? शरीर के विभिन्न ऊतकों तक क्या कर देती है? विभिन्न शैलों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाने का काम कर देती है। फिर वापस कहाँ से आता है बोले? नसें या नसों के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन रहित रक्त फिर से कहाँ आता है? दायां आलिंद में आता है और उसके बाद फिर बायां नीले में जाता है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। इसी प्रकार मानव हार्ट के जो कार्य है भैया, आपको पता है ये पंप करने का काम करता है। मानव हार्ट जो है वो क्या करता है? पंपिंग करने का काम करता है। आलिंद को संकुचन होता है, इसी प्रकार से निलय का संकुचन होता है ना, निलय संकुचन। और इसी प्रकार से शिथिलता, निलय संकुचन के बाद हृदय शिथिल हो जाता है और निलय में वापस प्रवाह को रोकने के लिए, देखिए ये थोड़ा सा थ्योरी वाली चीजें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आसानी से भैया थोड़ी थ्योरी वाली चीजें समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलिए अब ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड जो होता है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तरल पदार्थ होता है। हालांकि ब्लड के ऊपर मैंने एक पूरा फुल डिटेल में वीडियो बनाया हूं, जिसका इसी चैनल में भैया आपको ब्लड के बारे में पूरी डिटेल से वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ब्लड जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन सी चीज़ों का बना होता है। पूरी चीज़ें जो है वो एक क्लास में ब्लड के ऊपर से हमने समझाए हुए हैं, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे भैया, तो वहाँ से जाके आप ब्लड के बारे में पूरी डिटेल को समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बता देते हैं कि ब्लड जो होता है एक तरल पदार्थ होता है, संपूर्ण परिसंचरण तंत्र में संचारित होता है। अपशिष्ट उत्पादों को हटाते हुए कोशिकाओं और ऊतकों तक आवश्यक पदार्थ पहुंचाने का काम करता है। ब्लड के जरिए ही होता है भैया आवश्यक पदार्थ का विनिमय होता है, और यह ऊतकों तक, कोशिकाओं तक क्या होता है? एक्सचेंज होता है बोले। अच्छा, रक्त और भी क्या काम करता है भैया? ये ऑक्सीजन परिवहन करता है ना, O2 को लाने ले जाने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, अवशिष्टों का निष्कासन करता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे उनको बाहर करता है, तापमान विनिमय करता है बोले, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, पीएच संतुलन बनाए रखता है, हार्मोन और पोषक तत्वों का भी वितरण इसमें शामिल होता है। तो ब्लड के जो होते हैं थोड़े से काम होते हैं। ब्लड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है भैया? तो पहला होता है प्लाज्मा होता है, ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है प्लाज्मा है, और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स होती है, और इसी प्रकार से रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, है ना, चार चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा। तो चार चीजों से मिलकर क्या होता है भाई? ब्लड बना होता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में, जिसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है रक्त में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का एक और नाम क्या है मेरे फ्रेंड? एरिथ्रोसाइट्स होता है ना, एरिथ्रोसाइट। उनका प्राथमिक कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना। फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करेगा बोले, और उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और साथ साथ में उपापचय के जो अवशिष्ट उत्पाद हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से क्या करता है भैया? ये बाहर करने का काम करता है। आरबीसी कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है भैया। हमारे जो आरबीसी होती है लाल रक्त कणिकाएं, इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है बोले, जो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है
और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है मेल में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है लगभग 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए बोले पर 100 ml में। और इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं फीमेल में 11 से लेके 13 या 14 तक हो सकती है। अलग अलग बुक में भैया अलग अलग तरीका का लिखा होता है। भैया आरबीसी का जीवन काल कितना होता है मेरे फ्रेंड, 120 दिन होता है। आपको पता है 120 दिन बाद ये आरबीसी जो है वो डेड हो जाती है और कहाँ पर जाके, स्प्लीन में, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान वहां जाके स्टोर हो जाती है स्प्लीन में। इसी प्रकार से व्हाइट ब्लड सेल्स है जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। यह हमारी शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है उसका मेन पार्ट होती है। कौन सी बोले, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है ये जीवाणु, विषाणु और कवक जैसे रोगजनक की पहचान करती है और साथ साथ में उन्हें नष्ट करती है और शरीर की संक्रमण से रक्षा करती है। शरीर की संक्रमण से रक्षा करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है विभिन्न प्रकार की होती हैं और उनके कार्य भी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, मोनोसाइट हैं, लिम्फोसाइट है, बेसोफिल्स हैं। ये अलग अलग प्रकार की जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। सभी के कार्य जो हैं वो हमने फुल डिटेल वाला वीडियो है ब्लड का, उसमें जाके आप सभी के कार्य को ध्यान से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से प्लेटलेट्स होती है बोले, छोटे छोटे इनमें टुकड़े होते हैं जो रक्त के थक्के बनाने के लिए और घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई प्लेटलेट जो होती है बोले छोटी छोटी कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं जो शरीर के थक्के बनाने और घाव को भरने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई जब ऊतकों की क्षति हो जाती है तो रक्तस्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स जो होते हैं वो साथ मिलकर क्या बनाते हैं, काम करते हैं। प्लाज्मा जो होता है भैया 55 ब्लड का 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा रक्त का एक तरल घटक है जो कुल मात्रा का लगभग कितना 55%। ये कैसा रंग का होता है भैया, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं बोले प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में जो होता है पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन होते हैं, अवशिष्ट उत्पाद होता है या फिर घुली हुई गैसें होते हैं। इनका परिवहन करने के माध्यम के रूप में ये क्या करता है, काम करता है। किस किस का, तो हार्मोन्स का, पोषक तत्वों का, अवशिष्ट उत्पादों का, घुली हुई गैसों का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका परिवहन करने के साथ साथ में इनके माध्यम के रूप में भी काम करता है। प्लाज्मा में और कौन कौन सी चीजें होती है, प्लाज्मा में होता है प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है और अवशिष्ट। इलेक्ट्रोलाइट मींस कैल्शियम के आयन, पोटेशियम के आयन, सोडियम के आयन, इस प्रकार के जो आयन होते हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है मेरे फ्रेंड, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। देखिए प्लाज्मा जो है इसमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, आयन होते हैं, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्टेज होती हैं और गैसेज होती हैं। और वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं इसमें प्लेटलेट्स होती हैं और आरबीसी होती हैं। तो इस प्रकार से ब्लड जो है वो हमारा पाया जाता है। देखिए ब्लड के बारे में तो हम बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकते हैं। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के, ए बी और ओ, है ना। ब्लड ग्रुप जो होते हैं इसी प्रकार से इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ये क्या होते हैं, प्लस और माइनस में पाए जाते हैं, जिसको हम आरएच फैक्टर के रूप में जानते हैं। भाई आरएच फैक्टर के रूप में क्या होते हैं, ब्लड को जानते हैं। देखिए जितनी भी सारी चीजें चल रही भाई स्क्रीन पर, अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा वीडियो को, अगर आप ध्यान से समझते हैं। जैसे रक्त समूह ए की बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर इनमें ए एंटीजन होता है और क्या पाई जाती है, बी एंटीबॉडी। इसी प्रकार जिनमें बी ग्रुप होता है इनमें बी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। देखिए इस चार्ट में आप क्लियर ही समझ पा रहे हैं भाई, है ना। ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी, ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी, बी वाले में ए एंटीबॉडी, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीजन पाए जाते हैं भाई, है ना। एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं। नीचे एंटीजन दिया हुआ है और जिनमें नन है मतलब इनमें एंटीबॉडी क्या है भाई, नहीं है, एंटीजन नहीं है, इसमें एंटीबॉडी नहीं है। तो